नंबर आने थे वो अब सबके सामने हैं। तो Q3 में जीडीपी ग्रोथ 7.3 के आसपास, एक मिनट अभी जरा इसको दोबारा से देख लेते हैं। FY26 Q3 में जीडीपी ग्रोथ 7.8%, जो कि अनुमान था 8.2% का, अब ये जीडीपी ग्रोथ 7.8% की डेटा इस वक्त दिखा रही है। और Q3 में जीडीपी ग्रोथ 7.8 के अब क्या मायने हैं, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। नई जीडीपी सीरीज़ आई है, बहुत सारे जो बदलाव हैं वो किए गए हैं, उसके बाद इनका आकलन किया गया है। क्या इस नई सीरीज़ के आंकड़ों से समझें, इसके लिए हम रुख करते हैं हमारे ख़ास मेहमान का। करियर एज रेटिंग्स के सुब्रतो मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुब्रतो जी आपका। नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए सर, कैसे लग रहे हैं? नंबर्स को थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है लास्ट क्वार्टर से, बट जो हमारे अनुमान से उससे थोड़ा सा ज्यादा ही थोड़ा सा हाई आया है, 7.8%। बट ये ग्रोथ के साथ पूरे साल का ग्रोथ लगभग 7.6% के आसपास होगा, जो कि आपका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो जो बजट के पहले आया था उससे काफी ज्यादा ऊपर होगा। जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था उसमें जो प्रोजेक्शन था वो 7.4% था, और ये Q3 अगर 7.8 में आता है तो पूरे साल का ग्रोथ 7.6 7.7% के आसपास होगा। और अगर 7.6। आप देखेंगे जो इको सर्वे में जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ जो 7% में तक बढ़ाया गया था, पहले 6.5% था, उससे भी ऊपर आया है। बट जो अनुमान जाहिर किए जा रहे थे वो 8 से ऊपर के किए जा रहे थे, और उसके पीछे के कई कारण भी बताए जा रहे थे। SBI की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो रूरल और अर्बन जो कंजम्पशन है उसका उन्होंने हवाला दिया था। एक और कुछ बैंक्स की रिपोर्ट आई थी जो शानदार कॉर्पोरेट प्रॉफिट के आधार पर थोड़ी ज़्यादा का अनुमान जाहिर कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ये थोड़े हमें कम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कंजम्पशन साइड में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज जीएसटी कट, आरबीआई का रेट कट, इनकम टैक्स प्लस फेस्टिव सीजन भी था। बट अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में या फिर इन्वेस्टमेंट साइड में भी, वहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो कैपेक्स का जो नंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था Q3 में 23% से। और जो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखेंगे गवर्नमेंट का, वो भी काफी मॉडेस्ट ग्रोथ था, अराउंड 2.4% का। और Q2 में वो कॉन्ट्रैक्शन में भी था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो एफडीआई फ्लोज, जो नेट एफडीआई है वो नेगेटिव में रहा पूरा लास्ट के 4 महीने, सितंबर से दिसंबर तक का। तो ये सारा हेडविंड्स तो था ही, ऊपर से एक्सटर्नल हेडविंड्स भी था, जो टैरिफ लगाया गया था 50% का, वो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया था। ऑलराइट, क्विकली, जो नया आधार बनाया गया है, आधार वर्ष को भी बदला गया है और नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, नए और डिजिटल डेटा सोर्सेज को जोड़ा गया है, इनफॉर्मल सेक्टर को लाने की कोशिश की गई है ASUSE और PLFS के ज़रिए। इंटरनेशनल मानक जो IMF ने हमारी रेटिंग को थोड़ा सा गिराया हुआ था उसको भी हमने थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। तो ये कितना सिग्निफिकेंस आपको लग रहा है, और इससे क्या बेटर पिक्चर मिलेगी आगे भी? हाँ, ये जो डेटा कलेक्शन में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, और ये ओवरऑल जीडीपी का जो कलेक्शन का जो एफिशिएंसी है उससे काफी, जो पहले बेस था उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जो आईएमएफ ने जो सी ग्रेड दिया था इंडिया का जीडीपी के लिए, वो मेनली था कि हम लोग का जो डिफ्लेटर है WPI, वो हम लोग यूज करते थे। अभी जो नया सीरीज है उसमें डबल डिफ्लेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके। डबल डिफ्लेशन में यह होता है कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों का अलग अलग तरीके से डिफ्लेट किया जाता है। तो इससे जो ओवरऑल जो नया सर्वेस हुआ है, फिर जो नया डेटा सोर्सेस है लाइक जीएसटी फाइलिंग, जीएसटीएन का डेटा, वाहन पोर्टल का डेटा, फिर जो LLPs का जो डेटा लिया जाएगा, फिर अलग अलग सर्वे है, डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे, इनफॉर्मल सेक्टर का जो सर्वे है, इससे ओवरऑल कैप जो डेटा है वो ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो जो उद्देश्य था कि डेटा ज़्यादा रोबस्ट हो, पिक्चर ज़्यादा क्लियर नज़र आए, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रतो जी, आपने वक्त निकाला और जीडीपी नंबर्स को एनालाइज किया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।